क्या आपने कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि ये सब कुछ कहाँ से आया? ये तारे, ये गैलेक्सी, ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा इसमें क्या रोल है? हम कौन हैं? स्टीफन हॉकिंग की लेजेंडरी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन्हीं सवालों के जवाब देने की एक हिम्मत भरी कोशिश है। यह किताब सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों, यूनिवर्स सीक्रेट्स, को समझने का एक सफर है। यह किताब हमें उस जगह ले जाती है जहां टाइम ट्रैवल और ब्लैक होल्स सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि साइंस की दुनिया की सच्चाई हैं। चलिए, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर पर चलते हैं और ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोलते हैं जो स्टीफन हॉकिंग ने हमारे लिए आसान बना दिए। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक पॉइंट पर आकर जरूर सोचते हैं, What is the meaning of all this? एक स्टूडेंट अपनी किताबों के बोझ तले दबा हुआ सोचता है। एक प्रोफेशनल अपनी 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ महसूस करता है। एक पेरेंट अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ। हम सब कभी न कभी इस विशाल ब्रह्मांड में खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानियों के सामने ये दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप और इस ब्रह्मांड का सबसे दूर का तारा एक ही कहानी का हिस्सा हैं? स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हमें यही एहसास दिलाती है। यह कॉस्मोलॉजी और अस्तित्व के सवाल, क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, को जोड़ती है। ये किताब हमें हमारी रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठाकर उस बड़े कॉस्मिक प्लान को दिखाती है, जिसका हम सब एक हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंशियल साइन चैनल में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की बेस्ट बुक्स की समरीज, सिर्फ 15 मिनट में। हर समरी एक हिडन सीक्रेट खोलती है जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट हो, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कर रहे हो या अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, यहाँ आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और नए पर्सपेक्टिव्स। और याद रखिए, आज जो सीक्रेट हम खोलने वेल है, शायद वही आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। 1 मिनट रुकिए। इस समरी को एक नॉर्मल बुक समरी समझकर स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उन किताबों में से नहीं है जिसे आप बस पढ़ लें और भूल जाए। यह वो किताब है जो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक, स्टीफन हॉकिंग, ने हमें दी है। उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इतना सरल बना दिया कि कोई भी उन्हें समझ सके। यह किताब आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी। मैं वादा करता हूँ, इस समरी के अंत तक आप समय, स्पेस और इस ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने लगेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी लेसन इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल और माइंड बेंडिंग सीक्रेट खोलेगा, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब हम ब्रह्मांड और विज्ञान की बात करते हैं तो कार्ल सगन का नाम जरूर याद आता है। वो एक महान एस्ट्रोनॉमर और साइंस कम्युनिकेटर थे। उन्होंने एक बार पृथ्वी की एक तस्वीर को देखकर कहा था, अ पेल ब्लू ड्योटी, एक छोटा सा नीला बिंदु जिस पर हम सब रहते हैं। हमारी सारी लड़ाइयाँ, हमारी सारी खुशियाँ, सब कुछ बस उसी छोटे से बिंदु पर है। कार्ल सगन की तरह ही स्टीफन हॉकिंग भी हमें उस बड़े पर्सपेक्टिव को देखने की हिम्मत देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है और यह ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यों से भरा है। हॉकिंग ने अपना पूरा जीवन इन्हीं रहस्यों को सुलझाने में लगा दिया, ठीक वैसे ही जैसे सगन ने हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह दिखाई थी। कार्ल सगन ने हमें हमारी छोटी सी जगह दिखाई, लेकिन स्टीफन हॉकिंग हमें उस जगह की शुरुआत की कहानी बताते हैं। सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू कहाँ से हुई? हमारा नजरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए जानते हैं लेसन 1 में, ब्रह्मांड की बदलती तस्वीर, आर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इमेजिन कीजिए, आप आज से हजारों साल पहले के इंसान हैं। आप रात में आसमान देखते हैं और सोचते हैं कि धरती फ्लैट है और सूरज, चांद, तारे सब इसके चक्कर लगा रहे हैं।
यही आपका सच है। स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब की शुरुआत इसी आइडिया से करते हैं कि इंसान का ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा से बदलता रहा है। पहले एरिस्टोटल और टोलेमी जैसे थिंकर्स का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। यह सोच लगभग 1500 सालों तक चली। फिर कोपर्निकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, पृथ्वी नहीं, बल्कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी वो फोर्स है जो प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में रखती है। यहीं से मॉडर्न साइंस की शुरुआत हुई। हॉकिंग हमें बताते हैं कि साइंस कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली खोज है, जहां पुराने आइडियाज को चुनौती दी जाती है और नए, बेहतर आइडियाज सामने आते हैं। हॉकिंग बताते हैं कि 1920 तक भी हम मानते थे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन फिर एडविन हबल ने साबित किया कि हमारी गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सीज और भी हैं और वो सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस एक खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल दिया। इसे अपनी पर्सनल लाइफ में सोचिए। हो सकता है स्कूल में एक स्टूडेंट को लगता हो कि वो मैथ्स में बहुत कमजोर है, लेकिन फिर एक नया टीचर आता है और उसे एक नए तरीके से समझाता है और अचानक उसे मैथ्स आसान लगने लगती है। उसका सच बदल गया क्योंकि उसका नजरिया बदल गया। तो पहला लेसन ये है कि जिसे हम आज सच मानते हैं वो कल बदल सकता है। असली ज्ञान सवाल पूछने और खुले दिमाग से जवाब ढूंढने में है। अगली बार जब आप किसी बात पर पूरी तरह कन्विंस्ड हों तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इस चीज को देखने का कोई और नजरिया हो सकता है? बस ये एक सवाल आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो हमने जाना कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया कैसे बदला, लेकिन न्यूटन की ग्रेविटी की समझ भी अधूरी थी। 20वीं सदी में एक ऐसे जीनियस ने जन्म लिया जिसने स्पेस और टाइम को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। चलिए जानते हैं लेसन 2 में स्पेस और टाइम असली में है क्या। द नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। सोचिए आप एक ऐसी लिफ्ट में हैं जो लाइट की स्पीड से ऊपर जा रही है। आपके हाथ में एक टॉर्च है जिसे आप सामने दीवार पार ऑन करते हैं। आपको क्या लगेगा, लाइट सीधी जा रही है या कर्व हो रही है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्पेस और टाइम के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। पहले हम मानते थे कि स्पेस एक खाली कैनवास की तरह है और टाइम एक नदी की तरह है जो सबके लिए एक ही स्पीड से बहती है। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वे रिलेटिव हैं। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। कोई भी भारी चीज जैसे सूरज या पृथ्वी इस फैब्रिक को मोड़ देती है और इसी मोड़ को हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। मतलब ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। हॉकिंग एक आसान उदाहरण देते हैं। एक ट्रैम्पलीन की कल्पना कीजिए। अगर आप उसके बीच में एक भारी बॉलिंग बॉल रख दें तो वो बीच से नीचे धंस जाएगा। अब अगर आप एक छोटी गेंद उसके किनारे पर लुढ़काएंगे तो वो सीधी जाने के बजाय बॉलिंग बॉल की तरफ घूम जाएगी। यही ग्रेविटी है। सूरज स्पेस टाइम को ऐसे ही मोड़ता है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। हम इसे रोज महसूस करते हैं, बस ध्यान नहीं देते। जब आप किसी दोस्त के साथ 1 घंटा बिताते हैं तो वो 1 मिनट जैसा लगता है, लेकिन जब आप किसी बोरिंग मीटिंग में 1 घंटा बैठते हैं तो वो सदियों जैसा महसूस होता है। बेशक ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन यह हमें रिलेटिव टाइम का आइडिया समझने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि स्पेस और टाइम कोई फिक्स्ड बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वे डायनामिक हैं जिन्हें ब्रह्मांड की चीजें शेप देती हैं। अगली बार जब आप जीपीएस का इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा कि वो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही काम करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स को पृथ्वी की ग्रेविटी और अपनी हाई स्पीड की वजह से टाइम डायलेशन को अकाउंट में लेना पड़ता है, वरना वो कुछ ही घंटों में गलत लोकेशन बताने लगेंगे। अगर स्पेस और टाइम फ्लेक्सिबल हैं और ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम समय में पीछे जाएं
तो सब कुछ एक ही जगह पर रहा होगा। यहीं से ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट का पर्दा उठता है। चलिए जानते हैं लेसन 3 में सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ। द बिग बैंग। इमेजिन कीजिए आप एक मूवी को रिवर्स में देख रहे हैं। कार्स पीछे चल रही है, लॉग उल्टा चल रहे हैं, हर चीज अपनी शुरुआत की तरफ जा रही है। अब इमेजिन कीजिए कि आप पूरे यूनिवर्स को रिवर्स में देख रहे हैं। क्या दिखेगा? एडविन हबल की खोज की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, हमें एक जबरदस्त नतीजे पर पहुंचाती है। अतीत में ये सभी गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब रही होंगी। अगर हम समय में और पीछे जाएं, करीब 13.8 बिलियन साल पहले, तो पूरा ब्रह्मांड, सारा मैटर, सारी एनर्जी एक सिंगल इन्फिनिटली हॉट और डेंस पॉइंट में सिमटा हुआ था। हॉकिंग इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। ये कोई बम जैसा धमाका नहीं था जो स्पेस में हुआ हो, बल्कि ये खुद स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है, जिससे तारे, ग्रह और हम इंसान बने। हॉकिंग इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक बिना फुले गुब्बारे पर आप कुछ डॉट्स बना दें। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे, हर डीओटी दूसरे डीओटी से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। कोई भी डीओटी केंद्र में नहीं है, बल्कि गुब्बारे की सरफेस ही फैल रही है। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। हर गैलेक्सी दूसरी से दूर जा रही है क्योंकि स्पेस खुद फैल रहा है। एक कॉर्पोरेट कंपनी की शुरुआत सोचिए। पहले दिन शायद सिर्फ 2 फाउंडर्स एक छोटे से कमरे में होते हैं, सिंगुलैरिटी। फिर धीरे धीरे टीम बढ़ती है, ऑफिस बड़ा होता है, ब्रांचेस खुलती हैं, एक्सपांशन। कंपनी का हर एम्प्लॉय एक दूसरे से दूर होता जाता है, लेकिन वे सब एक ही शुरुआती पॉइंट से जुड़े होते हैं। द बिग बैंग ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्टार्टअप स्टोरी है। तो लेसन ये है कि हमारे ब्रह्मांड की एक निश्चित शुरुआत थी, और हम सब उसी एक कॉस्मिक इवेंट की पैदाइश है। आज रात जब आप आसमान में तारे देखें, तो ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे, आप अतीत देख रहे हैं। जो तारा आपसे 10 लाइट ईयर्स दूर है, आप उसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो 10 साल पहले था। आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। बिग बैंग ने ब्रह्मांड बनाया, लेकिन उसने कुछ नियम भी बनाए। पर साइंस की दुनिया में एक ऐसा नियम भी है जो कहता है कि हम कभी भी सब कुछ परफेक्ट तरीके से नहीं जान सकते। ये सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए जानते हैं लेसन 4 में अनिश्चितता का सिद्धांत, दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सोचिए आप एक अंधेरे कमरे में एक बहुत तेज घूमते ह्यू फैन की फोटो लेना चाहते हैं। अगर आप फ्लैश यूज करेंगे तो आपको फैन की ब्लेड की पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन वो रुक जाएगा और आपको उसकी स्पीड नहीं पता चलेगी। बिना फ्लैश के आपको स्पीड का अंदाजा होगा, पर पोजीशन नहीं दिखेगी। क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स की दुनिया है, वहाँ चीजें बहुत अजीब तरीके से काम करती हैं। वर्नर हीजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जो कहता है कि हम एक ही समय पर किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट स्पीड, मोमेंटम, दोनों को एक साथ नहीं जान सकते। आप जितनी सटीकता से उसकी पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही उसकी स्पीड अनिश्चित हो जाएगी, और वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हैं, यह नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। ब्रह्मांड में एक बिल्ट इन फजीनेस या अनिश्चितता है। रुको, एक सरप्राइजिंग बात बताऊं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल खाली स्पेस भी असल में खाली नहीं होता। वहाँ लगातार वर्चुअल पार्टिकल्स के जोड़े बनते और खात्म होते रहते हैं। यूनिवर्स क्वांटम लेवल पर एक अजीब और जिंदा जगह है। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि ये प्रिंसिपल ब्लैक होल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रिंसिपल की वजह से ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे रेडिएशन एमिट करते हैं और आखिर में इवेपोरेट हो जाते हैं। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसे आप अपनी लाइफ प्लानिंग में देख सकते हैं। आप अपने करियर के लिए एक डिटेल्ड 5 ईयर प्लान बना सकते हैं, नोइंग द पोजीशन, लेकिन आप लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस,
जैसे एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी या पर्सनल क्राइसिस, को कंट्रोल नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। लाइफ में हमेशा एक लेवल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बना रहता है। अगली बार जब आपकी जिंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए और आपके प्लान्स बिगड़ जाएं, तो फ्रस्ट्रेट होने की जगह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को याद कीजिए। स्वीकार कीजिए कि लाइफ में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी नॉर्मल है और यही चीज जिंदगी को रोमांचक बनाती है। हमने ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके अजीब नियमों को समझा, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें भी हैं जो ग्रेविटी के सारे नियमों को तोड़ देती हैं। एक ऐसी जगह जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। चलिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े राक्षस से मिलते हैं। लेसन 5 में ब्लैक होल्स क्या हैं? इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी नदी में नाव चला रहे हैं जिसका करंट धीरे धीरे तेज हो रहा है। पहले आप आसानी से किनारे आ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है, एक वाटरफॉल से ठीक पहले, जहां पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि आप चाहकर भी वापस नहीं आ सकते। ब्लैक होल ब्रह्मांड की वही जगह है। ये तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी लाइफ के अंत में अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है और इन्फिनिटली डेंस बन जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि ये स्पेस टाइम को इतना मोड़ देता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी, इससे बचकर नहीं निकल सकती। उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को इवेंट हराइजन कहते हैं। एक बार आपने उसे पार कर लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जहां स्पेस और टाइम के ज्ञात नियम काम करना बंद कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स पर ऐतिहासिक काम किया। पहले माना जाता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को मिलाकर दिखाया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से इवेंट हराइजन के पास पार्टिकल्स पैदा होते हैं और कुछ पार्टिकल्स रेडिएशन के रूप में एस्केप कर जाते हैं। यह हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट हमें एडिक्शन या बुरी आदतों में दिखता है। शुरू में एक इंसान को लगता है कि उसका कंट्रोल है, आप नदी में किनारे के पास है, लेकिन धीरे धीरे वो आदत इतनी हावी हो जाती है कि एक इवेंट हराइजन आ जाता है, जिसके बाद उस चक्रव्यूह से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये हमें बताता है कि कुछ चीजों से दूर रहना बेहतर है। तो ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के विनाशक ही नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन और फिजिक्स के नियमों की अल्टीमेट लैबोरेटरी भी हैं, जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य बताते हैं। अगर ब्रह्मांड के ये रहस्य आपको भी मेरी तरह हैरान कर रहे हैं, तो कमेंट में कॉस्मिक एक्सप्लोरर लिखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। इंटरनेट पर इवेंट हराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्लैक होल की पहली रील इमेज को सर्च कीजिए। उसे देखकर सोचिए कि इंसान ने साइंस की मदद से एक ऐसी चीज की तस्वीर ले ली है जिसे देख पाना असंभव माना जाता था। हमने ब्रह्मांड की शुरुआत, उसके नियम और उसके सबसे डरावने ब्लैक होल्स को समझा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो हम सब सोचते हैं, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? चलिए जानते हैं लेसन 6 में समय का तीर और टाइम ट्रैवल, दी एरो ऑफ टाइम। सोचिए आप एक टूटे हुए कप का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप वीडियो को सीधा चलाएंगे तो कप टूटता हुआ दिखेगा। अगर रिवर्स चलाएंगे तो टूटे हुए टुकड़े जुड़कर वापस कप बन जाएंगे। आप तुरंत समझ जाएंगे कि वीडियो उल्टा चल रहा है। ऐसा क्यों? फिजिक्स के ज्यादातर नियम टाइम सिमेट्रिक हैं, मतलब वे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में समय हमेशा एक ही दिशा में बहता है, अतीत से भविष्य की ओर। इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं। हॉकिंग इसके 3 कारण बताते हैं। पहला है थर्मोडायनामिक एरो। ब्रह्मांड में एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर या रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। टूटा हुआ कप बिखरा हुआ रहता है, जुड़ता नहीं। दूसरा है साइकोलॉजिकल एरो। हम अतीत को याद रखते हैं, भविष्य को नहीं। और तीसरा है कॉस्मोलॉजिकल एरो। ब्रह्मांड फैल रहा है, सिकुड़ नहीं रहा। ये तीनों एरोज एक ही दिशा में पॉइंट करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है। हॉकिंग टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी पर भी बात करते हैं।
वो कहते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से वार्म होल्स, स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, जो हमें स्पेस और टाइम में यात्रा करवा सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पर यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें ओपन रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी एग्जॉटिक चीजों की जरूरत होगी, जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट को देखिए। शुरुआत में सब कुछ प्लान्ड और ऑर्डरली होता है, लो एंट्रोपी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, प्रॉब्लम्स आती है, चेंजेस होते हैं और चीज़ें ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिसऑर्डर्ड हो जाती है, हाई एंट्रोपी। आप प्रोजेक्ट को टाइम में पीछे नहीं ले जा सकते, आपको आस डिसऑर्डर के साथ आगे बढ़ना होता है। इसका मतलब है कि समय का आगे बढ़ना ब्रह्मांड के सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक है, जो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाता है। अगले 24 घंटों के लिए अपने आसपास एंट्रोपी को बढ़ते हुए ऑब्जर्व कीजिए। एक साफ कमरा कैसे धीरे धीरे बिखर जाता है, या एक गर्म चाय का कप कैसे ठंडा हो जाता है। यह आपको दी एरो ऑफ टाइम का सीधा अनुभव देगा। तो हम कहाँ से आए? हम एक सिंगुलैरिटी से आए, एक बिग बैंग से। हमारी कहानी 13.8 बिलियन साल पुरानी है। इस सफर में हमने जाना कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया हमेशा बदलता रहा है। स्पेस और टाइम फ्लेक्सिबल हैं, और ब्लैक होल्स जैसे रहस्य हमें चुनौती देते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताए, उन्होंने हमें सोचना सिखाया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम इंसान, जो इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से नीले ग्रह पर रहते हैं, इतने कैपेबल हैं कि हम ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकें। यही बात हमें स्पेशल बनाती है। जैसा कि कार्ल सगन ने कहा था, वी आर वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। हम ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे वो खुद को जानता है। आप इस समरी के अंत तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस किताब पर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल पर 100 से भी ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज आपका इंतजार कर रही हैं। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस माइंड ब्लोइंग किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाएं। याद रखिए, ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको आज से बेहतर बनाती है।